हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और फ्रेंड, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, इससे आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन मुझे चाहिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स को पढ़ा सकूं, उसे आगे बढ़ा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचा सकूं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कंटेंट आपके पास नहीं है, आप सभी के पास कंटेंट है, बट उस कंटेंट को कैसे यूज़ करना है, उसको कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, और कोई चीज़ अगर लिखी हुई है तो उसको समझना कैसे है, इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और एक टीचर का रोल वहीं पर आता है। चाहे आप खुद भी एक टीचर हो, लेकिन अगर आप अपने जिस पोस्ट पर हो उससे हायर लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपको एक गाइडेंस और एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और जो कि मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का जितना भी आपका टॉपिक कवर किया है वो आप पहले के लेक्चर्स में देख सकते हैं। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑर्निथीन साइकिल। ओके, तो ऑर्निथीन साइकिल यानी कि यहाँ पे देखिए जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सिंथेसिस ऑफ यूरिया है, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक यही है। तो यूरिया की सिंथेसिस यानी कि आपको मालूम है कि जो मैन है यानी ह्यूमन बीइंग है, ये यूरियोडेलिक होते हैं, यानी कि यूरिया का ये सिक्रीशन करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए जो सिंथेसिस ऑफ यूरिया है उसको देखना है कि कैसे बनता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो यूरिया है फ्रेंड, वो लीवर में फॉर्म होता है। ओके, तो लीवर में यूरिया फॉर्म होता है। पहला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। ओके, और ये जो प्रोसेस है वो 2 केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो पहला तो होता है फ्रेंड डी एमिनेशन। ओके, डी वर्ड अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो उसका मतलब इसमें से कोई चीज़ रिमूव हो रही है। और जो कि यहाँ पे डी एमिनेशन है, तो यहाँ पे जो ग्रुप है वहाँ पे क्या होगा, अमोनिया होगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, डी एमिनेशन में होता क्या है कि इस रिएक्शन में एक एमिनो एसिड जो कि कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो अब इसको देखते हैं कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो अमीनो एसिड होता है फ्रेंड, इस रिएक्शन में वो अपने करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हर अमीनो एसिड का करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड अपने करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको अपने कीटो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अमोनिया, उसको रिमूव करना पड़ता है। यानी कि अगर अमीनो एसिड से अमोनिया का रिमूवल हो जाता है तो ये अपने करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो अमोनिया है वो यूरिया साइकिल में चली जाती है। ओके, ये अमोनिया यूरिया साइकिल में चली जाती है। अब जो यूरिया सिंथेसिस होता है इसको ही कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ओके, यानी कि एक साइकिल का नाम दिया गया है ऑर्निथीन साइकिल। ये जो ऑर्निथीन साइकिल है ये बायोकेमिकल एस्पेक्ट है। ओके, तो ये एक्सक्रीशन का बायोकेमिकल एस्पेक्ट है और इसे क्रेब हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं और ये लीवर में होती है। ओके फ्रेंड, इसको आप लोग क्रेब साइकिल जो कि हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन में जो पढ़ते हैं, वहाँ से आप लोग जो कि आपने पढ़ा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ पे जो क्रेब साइकिल है फोटोसिंथेसिस वाली नहीं है, रेस्पिरेशन वाला जो आपका पार्ट है वो सब आपको नहीं याद करना है। ओके, यहाँ पे ये जो टर्म है ये है क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, कंफ्यूज नहीं होना है क्रेब्स साइकिल से। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बोनिल फॉस्फेट है उसका फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया, CO2 एंड ATP। यानी कि जो CO2 ATP और अमोनिया तीनों कंबाइन होकर के कार्बोनिल फॉस्फेट बनाते हैं। अभी मैं आपको इसके पॉइंट्स बताती हूँ, फिर उसके बाद साइकिल भी आप देख लेंगे। साइकिल भी यहीं पर है। ओके, नाउ सेकेंड जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है जो कार्बोमोइल फॉस्फेट होता है वो ऑर्निथीन से कंबाइन हो जाता है और ये सिट्रुलीन बनाता है। यहाँ पे अब देखिए
हमारे पास ये जो एक साइकिल है इसको देख लेते हैं। इस साइकिल में आपको ऑर्निथिन कहाँ पे दिख रहा है, ये है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन जो है ये यहाँ पे सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे उसके बाद जो सिट्रुलिन होगा वो आर्जिनिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। तो ना जो सिट्रुलिन होता है वो एस्पार्टिक एसिड को ज्वाइन करता है और ये आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए सिट्रुलिन जो है इसने एस्पार्टेट को ज्वाइन किया एंड देन उसके बाद ये अपने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आर्जिनिनो सक्सिनेट उसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो आर्जिनो सक्सिनेट है ये फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनिन में ब्रेक हो जाता है। ओके, तो ये फ्यूमेरिक एसिड में ब्रेक हुआ है और आर्जिनिन में इस स्टेप पे ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो एंजाइम है यहाँ पे ये आर्जिनेज है और जो एंजाइम आर्जिनेज की प्रेजेंस में जो आर्जिनिन होती है वो यूरिया में हाइड्रोलाइज हो जाती है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो आपका आर्जिनेज एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में जो आर्जिनिन है ये यूरिया में हाइड्रोलाइज जाती है और ऑर्निथिन में होती है जो कि और ऑर्निथिन जनरेट होती है और जो कि इस साइकिल में दोबारा से यूज़ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे अब इस साइकिल को आप देख लीजिए। आपने ये देखा कि यहाँ पे अमोनिया आई। ओके, अमोनिया ऑर्निथिन साइकिल में एंटर कर गई है, इस साइकिल में एंटर कर गई। अभी यहाँ पे बताया था कि अमोनिया CO2 और ATP तीनों ही कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं, कार्बोमोइल फॉस्फेट बना रहे हैं। ओके, कार्बोमोइल फॉस्फेट उसके बाद देन यहाँ पे ये कंबाइंड हो जाता है यहाँ पे और उसके बाद ये सिट्रुलिन फॉर्म कर लेता है। सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड्स को ज्वाइन करता है एंड देन यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना लेता है आर्जिनिनो सक्सिनेट। उसके बाद देन इसका जो है ब्रेक हो जाता है तो ये आर्जिनिन बन जाता है एंड आर्जिनिन यहाँ पे अभी कन्वर्जन हमने बताया कि ये आर्जिनेज की प्रेजेंस में जो आर्जिनिन होता है वो यूरिया और ऑर्निथिन में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑर्निथिन होता है ये फिर से जो है वो रीयूज हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे ये साइकिल आपको जो दिख रही है ये है यूरिया साइकिल। ओके, इसको क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल कह रहे हैं। यहाँ पे होपफुली साइकिल सभी ने देख ली है और इसके पॉइंट भी समझ लिए हैं। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन देखते हैं। देखिए अब एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी है इसको भी देखा जाए। नाउ यहाँ पे जो नेफ्रिक एक्सक्रीशन होता है उसमें जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं यूरियोपोएसिस। तो देखिए यहाँ पे एक आपको नया टर्म मिला होगा, ये इसको कहते हैं यूरियोपोएसिस। आपने हीमोपोएसिस तो सुना ही होगा, यहाँ पे यूरियोपोएसिस। तो जो यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला तो है फ्रेंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नंबर 1, फिर दूसरा है यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर जो इसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं PCT एंड DCT उसमें ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद देन यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हो गए फ्रेंड, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, कभी कभी एग्जाम्स में इनके स्टेप्स पूछे जाते हैं और ऑर्निथिन साइकिल जो भी बताइए यूरिया साइकिल, इसमें इनके प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं कि किस किस स्टेप पे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट साइकिल है और इसके बारे में आप जितना भी पढ़ सकते हैं उतना यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैंने बताया दिया है आपको, इससे ज़्यादा आपको कहीं अलग से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को एक और टर्म दिया जाता है फ्रेंड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस जब और बोमन कैप्सूल जो था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इसमें क्या होता है, देखिए जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में आता है फ्रेंड। ओके, जो ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल्स है, उसमें ये ब्लड आता है। ब्लड जो कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में प्रेजेंट है वो किससे सेपरेट होता है, वो कैप्सूलर जो स्पेस होता है वुमन कैप्सूल का उससे सेपरेट होता है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो सेपरेशन है उसमें देखिए एंडोथीलियल कवरिंग होती है जो ब्लड वेसल्स की, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ब्लड वेसल्स की एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन है विसरल लेयर्स की, विसरल लेयर या फिर जो इनर वॉल है वुमन कैप्सूल की वो। तो अब जो एक्चुअल बैरियर होता है ब्लड और कैप्सूलर स्पेस के बीच वो 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन का होता है जो कि परमिएबल होती हैं और स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसलिए स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल हैं, तो यानी कि वो पास हो सकते हैं, अगर इम्परमिएबल होती तो पास नहीं हो सकते। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब एक प्रेशर का भी डेवलपमेंट होगा यहाँ पे ताकि उसका फिल्टर हो पाए।
तो एक फिल्ट्रेशन प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। तो जो ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू जो पास हो रहा है, फ्लो कर रहा है, उस पर एक प्रेशर रहता है। ओके, और ये प्रेशर दो कारणों से होता है। ओके, इसमें बहने वाला जो ब्लड है, इनकी कैपिलरीज में जो ब्लड है उस पर एक प्रेशर होता है, और ये जो प्रेशर है वो दो कारणों से या दो रीजंस की वजह से होता है। पहला तो है यहाँ पर कि जो आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, ओके, यानी कि जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में ला रही है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो ब्लड को लेकर आती है। ओके, तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायामीटर होता है वाइड, यानी कि चौड़ी है ये, एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को बाहर की तरफ लेके जा रही है ग्लोमेरुलस से। ओके, यानी कि दूर ले जा रही है। तो अब देखिए जो डायमीटर एफरेंट आर्ट्रियोल का है वो वाइडर है देन द कंपेयर ऑफ द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जो नेचुरल आर्ट्रियल प्रेशर होता है और ये हार्ट की पंपिंग से जो होता है वो, तो ये दोनों इसके रीज़न हैं। तो अब यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उसको देखते हैं। देखिए अब जो ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर ब्लड का होता है वो अबाउट 60 mmHg होता है, और इसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP कहते हैं। फ्रेंड्स ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका ब्लड प्रेशर जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये आपको 60 mmHg याद रखना है। नाउ अब जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन होती है प्रोटीनेशियस कंटेंट ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड की, वो क्या होती है, वो लगभग 30 mmHg की होती है, और इसे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP कहते हैं। ओके, नाउ अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या है, जो प्रेशर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और जो कि रीनल फिल्ट्रेट का प्रेशर है, इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ मिला के कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP कहा जाता है। ये 20 mmHg होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए जो डी पॉइंट है, यहाँ पे जो प्रेशर ग्लोमेरुलर ब्लड पे जो कि एक्सर्ट करता है और जो अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, यही GFP होता है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड पे लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है फॉर अंडर गोइंग फिल्ट्रेशन, इसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, और ये होता है 10 mmHg। इसको भी आपको याद रखना है इसका कि ये कितना होता है, 10 mmHg आपको याद रखना है, या तो फिर इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया है। GPF इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP, तो 60 माइनस 30 प्लस 20, तो 60 माइनस 50 हो गया, इज इक्वल टू 10 mmHg। ओके, नाउ यहाँ पे अब देखिए जो अमाउंट है फिल्ट्रेट का जो कि दोनों किडनीज पर मिनट में फॉर्म कर रही हैं, यानी कि जितना फिल्ट्रेट दोनों किडनीज में पर मिनट फॉर्म हो रहा है फ्रेंड, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR। और एक नॉर्मल पर्सन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट होता है वो 125 ml होता है। ओके, वो कितना होता है, 125 ml। तो ये आपको याद रखना है, और ये पर मिनट का के बारे में बताया जा रहा है। तो 125 ml पर मिनट है, यानी कि 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। नाउ अब जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, इसमें होता क्या क्या है, इसमें वाटर है, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड एट्सेट्रा। और ये एक अल्कलाइन होता है लाइक जैसे ब्लड, लेकिन ये जो है इस पर जो लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं इसको एक्सक्लूड्स कर देता है, यानी कि इसको नहीं इसमें शामिल करता है। और जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि फैट, प्रोटीन, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ जो सेपरेशन होती है स्मॉल वॉल्यूम सोल्यूट की फ्रॉम द लार्ज वॉल्यूम सोल्यूट, यानी कि जिनका वॉल्यूम्स ज़्यादा है और जिनका कम है तो इनका सेपरेशन होता है। और जो कंपोनेंट हैं ड्यू टू फिल्ट्रेशन थ्रू द स्मॉल साइज पोर्स या फिर जो स्लिट्स होती हैं, ओके, बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो स्मॉल वॉल्यूम सोल्यूट हैं उनका लार्ज वॉल्यूम सोल्यूट से सेपरेशन होता है, और जो कंपोनेंट्स जो कि फिल्ट्रेशन में आए हुए होते हैं, जो कि स्मॉल साइज छोटे जो पोर्स होते हैं, स्लिट्स होते हैं, उनके थ्रू जो आ जाते हैं, ओके, इनका फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एक होता है, इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
रहा है, यानी बहुत ज़्यादा फिल्टर कर देता है, अल्ट्रा लेवल पे फिल्ट्रेशन करता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर का एक पिक्चर देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ओके, ये देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट है। एफरेंट का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है और इफरेंट का कम है। देन यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूट है। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो यहाँ से लग रहा है कैप्सूल की वॉल से लग रहा है। और यहाँ पे ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो ग्लोमेरुलर लगा रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रेशर है वो लगा रहा है और ग्लोमेरुलर का कैपिलरी नेटवर्क है। एंड नाउ ये वुमन कैप्सूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जीएफ है इसका ऑटो रेगुलेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जिससे कि जो रीनल ब्लड फ्लो है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड रहते हैं। ओके, इसका रेगुलेशन में होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो होता है मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन और दूसरा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद न्यूरल कंट्रोल। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर राइज होता है उसको नॉर्मल भी होना रहता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हमेशा बढ़ा ही नहीं रहेगा, उसको नॉर्मल लेवल पर भी आना रहता है। ओके, तो उसको नॉर्मल जो करते हैं कैसे होता है यहाँ पे देखना है। तो जो राइज होता है ब्लड प्रेशर में उसको नॉर्मली होता कैसे है पहले ये देखते हैं। तो देखिए नॉर्मली ये इंक्रीज जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे ग्लोमेरुलाई के थ्रू होता है, और जबकि जो कि स्ट्रेचिंग होती है वैस्कुलर वॉल की वो इंक्रीज करती है पैसेज ऑफ द कैल्शियम आयन, यानी जो कैल्शियम आयन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका जो पास है वो होने लगता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये जो कैल्शियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ आने लगते हैं इनटू द सेल्स। अब इसके बाद क्या होता है इनका कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन देयर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ना जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे चेक होता है, वो उसको चेक करने के लिए जो ओवर स्ट्रेचिंग होती है वैस्कुलर वॉल की, यानी ज़्यादा जो उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है और जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो रेट है ब्लड फ्लो का और जो GFR का वो नीचे नॉर्मल की तरफ आ जाता है। ओके, तो यानी कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे किस ऑयन का है तो ये रोल यहाँ पे है कैल्शियम ऑयन का। नाउ अब GJ की बात कर लेते हैं कि JGA में जो एपरेटस ये जो होता है ये एक्टिव होता है और यहाँ पे जो रीनल ब्लड प्रेशर होता है ओके वो डिक्रीज़ कर जाता है फ्रेंड। तो रीनल ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज़ करता है और जो GFR होता है वो भी डिक्रीज़ होता है। नाउ अब यहाँ पे इसके बाद ये जो होता है ये रेनिन हार्मोन का प्रमोशन करता है, इसको प्रमोट करता है कि ये जो रेनिन हार्मोन को रिलीज़ करे फ्रॉम द JGC, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं वो एक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं रेनिन का। रेनिन जो होता है ये क्या करता है, यहाँ पे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है फ्रेंड। ओके, ये जो रेनिन होता है वो क्या करता है, जो रेनिन ये प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को पेप्टाइड एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। यानी कि रेनिन का क्या काम है, जो रेनिन है ये प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को पेप्टाइड एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करती है। यानी कि एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है और जो एंजियोटेंसिन है ये एक पेप्टाइड है। ना जो एंजियोटेंसिन है एक पेप्टाइड जो है ये एक हार्मोन है और ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, रेज करती है थ्रू दी कॉन्स्ट्रिक्टिंग इफरेंट आर्ट्रियोल, यानी इफरेंट आर्ट्रियोल को जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करके सिकोड़ करके इसको जो है क्या करती है, इसका प्रेशर बढ़ाती है और रिजल्टिंग इन रीस्टोरिंग GFR। उसके बाद फिर जो GFR होता है उसको रिस्टोर कर लेती है और ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका भी रिलीज़ करती है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हार्मोन का रिलीज़ कौन कौन सा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास न्यूरल कंट्रोल है। तो न्यूरल कंट्रोल में क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं किडनी की वो इनरवेटेड होती हैं बाय द नर्व फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जब एक्टिवेटेड होता है तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन होता है, उनमें रीनल आर्टरीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर इसके बाद जो रीनल ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ करता है, एज वेल एज साथ ही में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी बढ़ जाता है। ओके, अब यहाँ पे ट्यूब्यूलर
रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है फ्रेंड वो नॉन सेलेक्टिव होता है, ये सिलेक्टिव नहीं होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है अभी वो नॉन सेलेक्टिव है। तो इसलिए जो ग्लोमेरुलर होता है और जो ग्लोमेरुलर होता है, जो फिल्ट्रेट होता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं और एज वेल एज एसेंशियल सॉल्यूट्स भी होते हैं, यानी कि काम की भी चीज़ है, बेकार चीज़ भी है। तो अब इसको जो है अलग करना रहता है, सेपरेट करना रहता है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूज़फुल होता है। एसेंशियल जो सब्सटेंस होते हैं उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से अलग करना रहता है बाय द एपिथीलियम ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो एपिथीलियम होती हैं वो ये काम करती हैं फॉर द ट्रांसफ़र टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है होता है उसके ट्रांसफ़र के लिए, और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो इस काम के लिए हैं। और ये क्या कहलाता है, प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। ओके, तो जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव और पैसिव दोनों ही प्रोसेस से होता है। एक्टिव प्रोसेस जो कहीं पर भी होगा तो उसमें आपको पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, एक कंसंट्रेशन डेवलप होती, कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं पर कंसंट्रेशन कम है। तो जो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट डेवलप होता है। ओके, और इसको एनर्जी चाहिए होती है। ओके, एनर्जी सेल में कहाँ से आती है, एटीपी के थ्रू आती है। नाउ बिकॉज ऑफ इट जो किडनी होती है वो मोर ऑक्सीजन जो है उसको कंज्यूम करती है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी कि हार्ट से भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है इस काम के लिए। और जो पैसिव ऑब्जॉर्प्शन होता है वो कहीं पे भी अगर हो रहा है हमारी बॉडी में पैसिव ऑब्जॉर्प्शन, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो पैसिवली हो जाता है। ओके, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ये होता है, इसीलिए इसको जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध जा करके होता है ना। जो अपरी एब्जॉर्प्शन होता है वो सभी पार्ट जो जितने भी पार्ट है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वहाँ पर होता है। ओके, आपका जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इन सब में होता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, और प्लीज़ इसको आप जो है देखिए और इसको अपने यूज़ में लाइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।